नमस्कार प्रिय भारतवासियों। योजना भय योजना राष्ट्रीय सेवा योजना। आज हमारे संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 ग्राम भैंसमुंडी में साप्ताहिक शिविर का आयोजन किया गया मित्रों, जिसके हमारे कार्यक्रम अधिकारी थे प्रोफेसर विजय कश्यप सर जी। और हम सभी स्वयंसेवक गए थे 4 नवंबर से 10 नवंबर तक, और हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। एनएसएस सिखाता है समाज सेवक के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का विकास और देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम भी हमें सिखाता है, जिसमें आज हमारे चैनल में बौद्धिक परिचर्चा, परियोजना कार्य, खेलकूद और जितने भी एक्टिविटी एनएसएस कैंप में हुए उन सभी का वीडियो हमारे चैनल पर लाए हूँ मित्रों। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आप सभी पढ़ने वाले सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप एनएसएस से जरूर जुड़े, जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा और आप अपने जीवन में एक अच्छे इंसान बनकर देश का विकास कर सकेंगे, एक अच्छे नागरिक बनकर। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। श्री रामदयाल साहू शिक्षक, जिनके स्वागत के लिए मैं लक्की और सोमेश को आमंत्रित करता हूँ। वे आए और सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। इसके पश्चात में श्रीमती मंजुलता साहू मैम हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं दुर्गा और सोनिया को आमंत्रित करता हूं। वे आए और मैम का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। इसके पश्चात में राम कुमार तांडे सर के स्वागत के लिए, जो हाई स्कूल के प्राचार्य हैं, उनके स्वागत के लिए मैं लक्की और सोमेश को आमंत्रित करता हूँ। वे आए और सर का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। NSS class goes to इसके पश्चात में श्री जगमोहन सर माध्यमिक शाला के प्राचार्य हैं। उनके स्वागत के लिए भी मैं सोमेश और लक्की को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और सर का भी स्वागत करें। NSS class goes to निर्मलता में प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक हैं। उनके स्वागत के लिए मैं सोनिया को आमंत्रित करता हूँ। वे आए और मैं उनका स्वागत करेंगे। NSS class goes to अभिनंदन है, स्वागत है। इसके पश्चात में सीधे उद्बोधन की कड़ी को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं श्रीमती मंजुलता
मैम को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और हम सभी स्वयंसेवकों को अपना आशीष वचन प्रदान करेंगे। बोलो भारत माता की जय। इसमें से कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं? फर्स्ट बार देखा, सेकेंड बार शायद एक बंदा था। चलिए ठीक है, इनके लिए क्लेप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुशासन है और ऐसे ही अनुशासन आपको अपने जीवन में भी लाना है ना। ये जो पीछे मैं देख रही थी, ये जो टाइम टेबल है, ये सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं है, ये पूरे जीवन के लिए है ना। जो टाइम टेबल हम रूटीन बनाए हैं, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, मैं भी एनएसएस कैंप में जाती थी जब कॉलेज पढ़ रही थी। तो सुबह का उठना, फिर बहुत टाइट बिजी शेड्यूल रहता है ना हम लोग का। खाना भी बनाना है, साफ सफाई भी करना है और जो ऐसे ही हम लोग वक्त आते थे उसको सुनते भी थे, थक भी जाते थे। 10 बजे तक का मतलब टाइट शेड्यूल रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं जब उस समय हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो सोच रहे थे कि ऐसे ही जीवन अगर जिंदगी भर रह जाए तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन घर में जाने के बाद सब भूल जाते हैं। फिर वही उठना 9 बजे, फिर ऐसी कॉलेज जाना 11 बजे, ऐसी अनहेल्दी खाना, ऐसी लाइफ स्टाइल में रहना। फिर धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। फिर एनएसएस कैंप आता है, फिर थोड़ा सा 10 दिन के लिए हम ठीक हो जाते हैं, है ना। तो ये अब हम छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए। और मेरा मानना ये है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो कुछ अपने बारे में जरूर सोचते हैं। कहीं एकांत में जब हम बैठते हैं ना, तो हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, 2 मन तो बिल्कुल आता है, ए और बी। मोमोज खाना है कि स्लाइड खाना है ना, स्नैक्स खाना है। 2 ऑप्शन आते हैं, एक गुपचुप खाना है कि चाट खाना है, पढ़ना है कि सोना है, मोबाइल देखना है कि एक अच्छा हैबिट भी आएगा, अंदर से एक अच्छा चीज भी आता है। मोबाइल देखूं कि टाइम में सो जाऊं, तो मन करता नहीं मोबाइल देख, तो मोबाइल देखते हैं। मतलब ए और बी 2 ऑप्शन जिंदगी भर आता है। लेकिन मन से हमको चूज करने अगर आ गया, नहीं मोबाइल नहीं देखना है, सोना है, तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे। और वही हम ऑप्शन मोबाइल देखना चालू किए तो 9 बजे उठेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है और खुद अपने आप को सुधारने के लायक खुद से अंदर से आता है। मैं 10 मिनट बोल दूंगी, अच्छा लगेगा, ताली बजाओगे, चली जाऊंगी, है ना। लेकिन आपको सीखना क्या है? सबसे पहले चीज आपको सीखना है अपने जीवन शैली को सुधारना। जो व्यक्ति अपने जीवन शैली को सुधार लिया, वो हमेशा, मेरा कहना है कि वो कुछ न कुछ तो बन ही पाएगा। टाइम में सो के उठ गया, टाइम में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, टाइम में कॉलेज जा रहा है, स्टूडेंट है तो वर्किंग, हम लोग हैं तो हम लोग टीचर हैं तो स्कूल जाने का काम रहता है। मतलब टाइम को अगर हमने मैनेज कर लिया, समय को अपने मुट्ठी में रख लिया, तो अपनी सफलता को आने में कोई छीन ही नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। सब अपने आप में यूनिक हो, कोई एक दूसरे के जैसे नहीं है। मेरे जैसे कोई नहीं बन पाएगा, आपके जैसे कोई नहीं बन पाएगा। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, लेकिन उस यूनिक को खुद अपने आप को भी ढूंढना पड़ता है कि मुझ में ऐसी क्या चीज है जिसको मैं ढूंढूं। और वो कब होगा? आप समय को आपको ध्यान देंगे ना और अपने आप को पहचानेंगे, तभी हो पाएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा हमारे एक लाइफ में आता है, कॉलेज लाइफ में, कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हमारे अलग अलग परिवेश रहते हैं। मेरी परिवेश अलग है, इनका परिवेश अलग है, इनका परिवेश अलग है। हम स्कूल में तो एक परिवेश में रहते हैं, लेकिन घर में जाने के बाद परिवेश चेंज हो जाते हैं ना। सबका अलग अलग है। किसी का खेती बाड़ी से रिलेटेड रहेगा, किसी को एजुकेशनल टाइप का माहौल मिलेगा घर में, किसी को और बहुत पुअर से पुअर एटमॉस्फेयर रहता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। फिर भी टीचर में कमल खिलता है ना, वैसे ही आपको खिलना है।
हर परिस्थितियों में जहां भी रहें, अगर हम अपने आप को पहचानना सीख गए और हम अगर अपने आप को जानना सीख गए, पहचानना सीख गए, तो आगे बढ़ना सीख ही जाएंगे। चाहे कोई भी दलदल में रहे, कोई भी दलदल में रहे, हम सीख ही जाएंगे आगे बढ़ना। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, जो व्यक्ति सच्चाई में चलता है और जो व्यक्ति अपने समय को ध्यान में रखता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आप देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटा है, हमारे पास भी 24 घंटा है, लेकिन वो क्यों यूनिक है? कभी सोचे ना आप? क्योंकि उसका अगर आप जीवनचर्या देखेंगे ना तो बहुत अनोखा है। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, अपने शरीर को ध्यान देते हैं, फिर पूरे भारत देश को संभाल रहे हैं, है ना? संभाल रहे हैं कि नहीं? पूरा काम, कितना काम रहता है, और हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। कंपेयर करके देखिए, आप नहीं संभाल पा रहे, हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। कहाँ जाना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, इसी में फंसे हुए हैं ना। दोस्त कितने हैं सबका बताओ तो? 5, 10, 15। जितने दोस्त बनाओगे उतना समय वेस्ट होगा, इतना याद रखिए। 10 बनाओगे, 55 मिनट दोगे, कितना टाइम होगा? तो दोस्त आप 1 या 2 बनाइए या 0 ही रखिए, ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि हम 20 दोस्त बना लेते हैं, 20 में फंसे रहते हैं। क्या करना है लाइफ में पता ही नहीं है, पढ़ना है पता ही नहीं है। तो दोस्त भी हमको कम बनाना है, ठीक है? तो 3 तरीके से हमारा लाइफ चलता है। एक तो हमारा पर्सनल लाइफ होता है, दूसरा हमारा सोशल लाइफ होता है, तीसरा लाइफ होता है हमारा प्रोफेशनल लाइफ होता है। तीनों को आपको समझना है। पर्सनल का मतलब सिर्फ मैं अकेला, उसमें आपको अपने बारे में सोचना है, आगे आपको क्या करना है सोचना है, सिर्फ आप अकेले रहेंगे। सोशल लाइफ में क्या आएगा? आपकी फैमिली आएगी, आपके रिलेटिव आएंगे, आपके फ्रेंडशिप आएंगे। अब तीनों को आपको देखना है कि मुझे उनको कितना कितना वक्त देना है। और चौथा हमारा आता है प्रोफेशनल। आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट का रहेगा लाइफ, जैसे आपका 6 घंटा 5 घंटा जो कॉलेज में आप अपना समय व्यतीत करते हैं, वो आपका लाइफ हो गया, है ना? तो पर्सनल में आप कितना टाइम दे रहे हैं, सोशल में आप कितना टाइम दे रहे हैं, और प्रोफेशन में भी आप कितना टाइम दे रहे हैं। ये तीनों को आप मैनेजमेंट करोगे तो आगे आपका लाइफ बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। आप बना लीजिए उसको। हम किस पे ध्यान दे रहे हैं पता है? सोशल में, फैमिली में अटके हुए हैं, दोस्त में अटके हुए हैं, है ना, और रिलेटिव में अटके हुए हैं। तो टाइम कहाँ से आप प्रधानमंत्री जैसे मैनेज कर पाओगे? आपको जितना हो सके आपको पर्सनल, अकेले में ध्यान देना है। और एक लक्ष्य लिख लीजिए, आप जो भी बनना है बन ही जाओगे। लिख के तो देखो, बन ही जाओगे। मैंने लिखा था और बन गया, है ना? मतलब लिखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं लिखेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो लिखना पड़ता है कुछ बनने के लिए, और कुछ बने या ना बने कोई मैटर नहीं रखता, एक अच्छा इंसान तो बन पाएंगे, है ना? वो बहुत बड़ा जरूरी, क्योंकि अच्छे इंसान की जरूरत है हमारे देश में, है ना? तो ये सब चीज़ को आप अच्छे से बढ़िया करिए। और इसमें से किसी को ऐसा दिक्कत होता है क्या कि लाइफ को मतलब मैनेजमेंट नहीं हो पाता, कॉलेज, पढ़ाई या किसी चीज़ बहुत डिस्टर्ब करता है, ऐसा कुछ होता है क्या इसमें से? कोई क्वेश्चन है आप लोग का? किसी को दिक्कत आता है कि नहीं ये नहीं हो पाता, चाहते तो कुछ करना अलग चाहते हैं, वो कुछ जाता अलग है, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि ये वाला जो पीरियड रहता है ना कॉलेज लाइफ, उससे बहुत डिस्टर्ब होता है, मन बहुत विचलित होता है। तो मन को विचलित मत कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, सुबह उठकर जल्दी उठिए, 5 मिनट 10 मिनट अपने एकांत बैठिए आप और सोचिए मुझे आज क्या करना है, मुझे कितनी पढ़ाई करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हर दिन हर सवेरा एक नई उम्मीद लेके आती है, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम सोचते जाएंगे ना तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है और बहुत अच्छे समय आते जाते हैं और हम निखरते जाते हैं रोज, और रोज निखर के एक अच्छा इंसान बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता है अरे इसमें ऐसा गुण आ गया, कैसे आ गया। हर दिन का वो
मेहनत रहता है, तो वो चीज़ को आपको करना है। दूसरा चीज़, इस पीरियड में और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फैमिली अच्छा नहीं मिल पाता है, या फैमिली के लोग हमें नहीं समझ पाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। हम बोलना कुछ अलग चाहते हैं, उन लोग सोचते अलग हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो हमको इसका कैसे सहारा लिया जाए? बड़ों से सहारा लिया जाए। उसको बैठ कर आराम से समझाइए कि मैं ऐसे चाहती हूँ, मुझे ऐसे करना है। हर समस्या का हल है, लेकिन हमको बड़ों के पास रखना पड़ता है। तो अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा यहाँ आए होंगे तो मम्मी पापा से दूर, कि नहीं लग रहा है? पहली बार आए क्या? मतलब कई लोग तो रो रहे होंगे। नहीं है ना, सर बहुत अच्छे हैं, है ना, रोना नहीं है। और अच्छा लगता है, बढ़िया ग्रुप में सीखने को मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है ना। और घर में जो चीज़ से हम लग्जरियस हमारा लाइफ रहता है, कूलर, पंखा, गद्दा, है ना, टाइम में खाना आना, जब पाए सो जाना, ऐसे वाली लाइफ से दूर आके हम एक स्ट्रगल पीरियड में आ गए हैं 10 दिन के लिए। लेकिन यही हमारी सीख बनती है और यही हमारी क्या होती है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान देना है और बढ़िया पढ़ाई करना है। एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को अगर आप बना लिए, लिख लिए, समझ लिए और उस स्तर में कैसे जाएं आपको पता नहीं है, तो आप बड़े जो हमारे टीचर्स हैं, जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, उनसे आप शेयर कीजिए कि मुझे ऐसा बनना है तो मैं क्या करूं। पूछेंगे तभी जानेंगे। और हर चीज़ यूट्यूब में नहीं मिलता है, वो टाइम पास है यूट्यूब, समय व्यतीत करने का, है ना। जितना हम बड़ों से बात करेंगे, जितना हम बड़ों से अपनी बातों को शेयर करेंगे, हो सकता है हम ज़्यादा सीखेंगे, है ना। तो ये चीज़ तो हम करते नहीं हैं, तो उसको आपको करना है। लिखिए, टाइम को मैनेजमेंट करना है, लक्ष्य बनाना है और लग्जरियस लाइफ से बाहर निकलकर थोड़ा सा क्या करना है, आपको ध्यान लगाना है कि मुझे आगे क्या करना है। रास्ता ऑटोमेटिक आपकी सफलता की ओर जाते जाएगी। और एक दिन, जैसे मैं एनएसएस कैंप में गई थी, आज एनएसएस कैंप में ही स्पीच देने आई हूँ, है ना। मैं सोची थी क्या उस समय? नहीं सोची थी। हो सकता है आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति वैसे ही बन जाए, है ना। तो ये होता है। और बहुत बढ़िया, आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप बढ़िया मस्त रहिए, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए। जो भी दिक्कतें हैं अपने बड़ों से शेयर कीजिए। टीचर को आप आइडिया मानते हैं तो टीचर से शेयर कीजिए। बढ़िया, फिर जीवन ऐसे ही सरल हो जाएगा, है ना। जीवन ऐसे ही सरल होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत मेरा प्यार भरा आशीष। थैंक यू। NSS clap goes to बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अपने वक्तव्य में हमें सीख दिया कि समय के प्रबंधन से हम जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं और जीवन शैली में सुधार करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं उद्बोधन की अगली कड़ी के रूप में श्री माध्यमिक शाला के प्राचार्य जगमोहन साहू सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम सभी स्वयंसेवकों को अपना आशीष वचन प्रदान करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। आदरणीय आरडी साहू सर जी, विशिष्ट अतिथि साहू आदरणीय टांडे जी प्राचार्य महोदय एवं प्रोफेसर जी श्री निवासन, जो राष्ट्रीय सेवा योजना जो शासन ने ये किया है वो बहुत ही अच्छा किए हैं, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो अपने जीवन में एनएसएस का नहीं गया था, एनसीसी गया था। तो साल 1985 में तो मैं भी 2 कैंप अटेंड किया हूँ एनसीसी का। तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
इसी प्रकार से आप लोगों को बहुत से सीखने को मिलेंगे। बस इतना है। NSS clap goes to बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं श्री राम कुमार टांडे सर हाई स्कूल के प्राचार्य हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हम सभी स्वयंसेवकों को अपने आशीष वचन से अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की जय। आज राष्ट्रीय सेवा योजना का ये कैंप का दूसरा दिन है, जिसमें उपस्थित हमारे सम्मानीय अतिथि और हमारे साथी श्री R.D. साहू सर, व्याख्याता वॉइस स्कूल गुरु, मैडम श्रीमती मंजुलता साहू एवं हमारे मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक श्री जेम्स साहू सर, प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठिका मैडम श्री लोकल मैडम, और हमारे इस राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम प्रभारी सर, और विभिन्न जगहों से आए हुए, और साथ में हमारे संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के आप सभी छात्र छात्राएं का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं हमारे इस ग्रामीण भैंसकुंडी गाँव में। और इस कैंप के माध्यम से आप सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें सेवा का भाव, मैडम ने बताया, मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई कि उसने NSS के स्टूडेंट रही है, NSS के कैंप में रही है, और इस लगाव के माध्यम से आपके जो NSS के कैंप के माध्यम से उत्सुकतावश वो मैडम जो है यहाँ पर पहुँची है। बहुत उनको गर्व महसूस हो रहा होगा मैडम को, वैसे ही मुझे भी महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने कॉलेज में साइंस कॉलेज बिलासपुर में जब मैं पढ़ रहा था तब मैं भी ऐसे NSS के कैंप में आप जैसे कैंप में भी जाते थे और पूरा एक्टिविटीज़ हम लोग करते थे। 1 साल 2 साल NSS का मेरे पास 20 सर्टिफिकेट भी है। आप लोग का एक सर्टिफिकेट मिलता है 120 दिन काम करने के बाद, फिर 240 दिन में 20 सर्टिफिकेट मिलता है। 20 सर्टिफिकेट का बहुत ही महत्व रहता है, तो वो भी मेरे पास 20 सर्टिफिकेट का है, जो उनके माध्यम से हम जो है एक दूसरे से मिलते हैं। कैंप के माध्यम से हम विभिन्न जगहों से आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से हमारा दोस्ती होता है ना। हम एक दूसरे के रहन सहन कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, एक आचार विचार का आदान प्रदान होता है। और साथ ही हमको एक जगह रहते हुए भी हमको बहुत सारे कामों को करना पड़ता है। श्रम कार्य के हो गया, सेवा भाव की हो गया, और इससे हम एकजुट होकर के एक साथ करके एक सेवा भाव के माध्यम से हम राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हम कार्य करते हैं, जिसमें हमारे जो है व्यक्तित्व विकास तो होता ही है। व्यक्तित्व का विकास होता है कि जिसमें सांस्कृतिक क्षेत्र में, आपका श्रम के क्षेत्र में, कहीं पर आप NSS का आप स्टूडेंट रहे हैं, NSS का आपने या राष्ट्रीय सेवा योजना के आपने छात्र छात्रा रहे हैं, आपको कभी नहीं जो संकोच है वो कभी नहीं होगा। आपको किसी भी काम करने के लिए कोई भी किया जाएगा, आप तत्पर तैयार रहेंगे, है ना। तो ऐसे ही हम हमारा भी वैसे था कि हम भी वैसे श्रम करते थे और कहीं कहीं पर ऐसे कार्य करते थे। तो मेन उद्देश्य है कि हमारा सेवा भाव, है ना, कि हमारा व्यक्तित्व विकास तो होगा ही, साथ में हमारा जो सेवा का जो भाव है, सेवा का भाव जो है समाज के ऊपर है, और समाज में जो सेवा का भाव को आपको आप पैदा भी करना है। लोगों को प्रति, समाज के प्रति या समाज के लोगों को सेवा भाव के आपको इससे मोटिवेट भी करना है, साथ में एक अच्छे
स्टूडेंट या छात्र के रूप में आपको एक अपने व्यक्तित्व विकास का भी करना है। ये जो है राष्ट्रीय सेवा योजना जो है भारत सरकार का युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के माध्यम से इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना का संचालन होता है और इसमें आप सभी का जो छात्र जीवन है ये बहुत ही इस जो पड़ाव में है आप बहुत ही ये अहम पड़ाव है और इस पड़ाव के बाद आपको एक नया फ्यूचर नया करियर का मार्गदर्शन आपको तो मिल ही रहा है, साथ में एक ऐसे मोड़ पर आप ऐसे खड़े हैं, ऐसे स्थिति में हैं जिससे आपका जो विकास है, आपका जो बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और आपका जो भी है शारीरिक विकास के साथ साथ में आपका जो ज्ञान का विस्तार है, आपका जो फ्यूचर है, आपका जो करियर है, यहीं से आपका जो है एक निर्माण होता है। आप इस उस स्थिति में पहुँचे हैं कि इसमें जो है आप अपने भविष्य के बारे में समझ सकते हैं कि किस फील्ड में मुझे जाना है, किस फील्ड में मुझे अवसर अच्छे से मिल सकता है, मैं आगे किस फील्ड के लिए मैं अच्छे से प्रयास कर सकता हूं और अच्छे से अपना जो है हासिल कर सकता हूं, जिससे कि मेरा लाइफ जो है साथ में मेरे परिवार की लाइफ, समाज की लाइफ मेरे से जुड़ा हो। ऐसे भावना के साथ में आप जो है इस काम को करिए और इसमें आपका भी विकास होगा, परिवार का भी विकास होगा और समाज जो आप समाज में रहते हैं उस समाज में के विकास को भी आपके साबिने से भी किया जा सकता है। इससे आपसे भी प्रेरित हो सके, ऐसे ही मैं आप लोगों से कामना करता हूं और इसी के साथ में मैं आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं और हमारे इस शासकीय यहाँ पे शासकीय हाई स्कूल भैंस मुंडी में मैं आप लोग को भी आमंत्रित करना चाहूँगा। एक दिन किसी भी दिन आप हमारे स्कूल आइए और स्कूल में भी आप लोग का स्वागत के लिए आपको आमंत्रित करूँगा। इसी के साथ मैं अपना भाई विराम देता हूँ। NSS clap goes to धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं निर्मलकर मैम को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम सभी स्वयंसेवकों को अपना आशीष वचन प्रदान करें। भारत माता की। हालांकि मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, मैं अभी क्या बोलते हैं आई पदोन्नति से, तो कुछ इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। फिर भी मैं अपने तरफ से बोल रही हूँ कि मैडम जो बोली है उसको मैं सीखी हूँ कि क्या मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में क्या होता है, कैसे जानकारी है। हालांकि मैं इतना इस चीज़ नहीं जानती, फिर भी मैडम के बोलने से समझाने से कुछ दिमाग में घुसा है खड़ा हुआ और कुछ नहीं बोल सकती, मैं क्या करना अपना NSS clap goes to धन्यवाद मैम। इसके पश्चात मैं सीधे ही हमारे मुख्य वक्ता श्री रामदयाल साहू शिक्षक हैं उनको अपने आशीष वचन प्रदान करने के लिए ये माइक सौंपता हूँ। चलिए, सबको पहले तो नमस्कार। नमस्कार। मंच में उपस्थित हमारे कार्यक्रम अधिकारी विजय कश्यप जी HM मिडिल से बैठे हुए हैं। मैडम को तो सुने ही नहीं, मैं तो ये नहीं सोचा था कि इतने अच्छे बोलेंगे, क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे दोनों कार से बैठ के तो मेरे को पहले ही बोल दी कि आप ही बोलना, मैं थोड़ा सा लास्ट में कुछ बोल लूँगी। ये बोले, मैं तो सोचा था कि ठीक है भाई मुझको ही बोलना पड़ेगा क्योंकि बुलाया था, हम दोनों को बुलाए थे। लेकिन इतने अच्छा से मैं नहीं सोचा था कि कहाँ से इतने ज़बरदस्त बातें बोलेंगे, हर चीज़ को हर क्षेत्र को अच्छा से बोलेंगे। मैं नहीं सोचा था कि बहुत ज़बरदस्त बोली, और यही फायदा है सुनने वालों का। आप जितना सुनेंगे उतने अच्छे बोलेंगे। मैडम कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करती है, घर में भी रहेगी तो कुछ न कुछ करती रहेगी, या कुछ सुनेगी तो अच्छे सुनेगी, इसलिए उनके पास इतना अच्छा नॉलेज है। HM प्राइमरी में बैठी हुई है और टांडे सर प्रिंसिपल हाई स्कूल।
हम लोग तो कहीं कहीं मिलते रहते हैं, एक दूसरे से परिचित रहते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आप लोग गुरु कॉलेज बैठते पढ़ते हो तो शायद बहुत लोग परिचित तो होंगे, ऐसा लगता है मुझको, कहीं देखे होंगे। अब नहीं भी देखे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दूर दूर से अलग अलग गाँव से आए होंगे। लेकिन कश्यप जी है और आपके और सुनकर सर ये सब हम लोग मिलते रहते हैं। कहीं नहीं मिलेंगे तो चुनाव मिलेंगे, ट्रेनिंग में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे, ट्रेनिंग देने के लिए मिलेंगे। है जो मुझको बुलाया गया है उसी के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। कि सबसे पहली बात ये बोला गया है कि जीवन प्रबंध के ऊपर बात करनी है। जीवन प्रबंध क्या है? दो शब्द है, जीवन एक प्रबंध है। जीवन तो मैं परिभाषित नहीं करूँगा, आप सबको मालूम जीवन क्या चीज है। जन्म और मृत्यु के पीछे जो होती है वही जीवन है कि नहीं है? और उसी जीवन हमको मालूम है कि जिस दिन जन्म हुआ, जिस दिन हमको होश आ गया, जिस दिन हमको समझना आ गया, उस दिन से हमको समझ ये भी आ गया कि हमको एक दिन मरना है। जिस दिन हम सीखना सीखे, जिस दिन दिमाग को उपयोग करना सीखे, उस दिन से हम सीख गए थे कि हमको एक दिन मरना है। फिर भी उसी मरने के चक्कर में, मरना फिर भी जीने के लिए हमने बहुत सारे कुछ किए और यही हमारे संकट का कारण बना है कि नहीं है? सबको मालूम है। और जब हम पढ़ाई करते तो हमको ये मालूम कि हमको पास होने तक ही आगे जाएंगे, फिर भी डर फैल का होता ही नहीं होता है। हमको मालूम है यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाला होंगे तो सेकेंड ईयर में जाने के लिए आपको पास होना ही है, फिर भी डर फैल का। यही समस्या है हमारे जीवन प्रबंधन। तो प्रबंधन किसको कहें? व्यवस्थित करना ही प्रबंधन है, और व्यवस्थित न करना ही जीवन में कष्ट का कारण है। तो व्यवस्थित कैसे करें? हम ही को क्यों जरूरत पड़ता है, आपको क्यों जरूरत पड़ा है, हम यहाँ पर चर्चा क्यों करनी पड़ी इसके ऊपर? एक गौरैया पक्षी को भी देखो ना तो घर के आंगन में बैठती है, शाम को आ जाती है, 5-6 बजे बीच में आ जाती है। उनको ये नहीं कहना पड़ता कि चलो शाम हो गया, चलो बैठ जाओ, आज इकट्ठे हो जाओ, नहीं होना पड़ता। रात होते ही अपने एक जगह स्थान में बैठ गई तो रात वहीं बिताएगी, कभी खाने के बारे में नहीं सोचती है। और सुबह 5 बजे होते ही सबको उठाने की अपनी खुद आवाज निकालना शुरू कर देती है और 6 बजे पहले अपने घोंसले छोड़कर चले जाती है। बस रोज की जिंदगी को देखना, कभी इसमें थोड़ा सी इधर में उधर, कभी कुछ नहीं होगा। इतना व्यवस्थित उनकी जिंदगी जीवनचर्या। और उस पक्षी को आप रात में अगर खाने की कुछ देखोगे तो भी नहीं खाएंगे। और हम लोग मैडम बोले ना मोमोज रात 11 बजे मन हो रहा है मैगी बना के खा ले, ये हम लोग। अब क्या प्रबंध है? नहीं। एक पक्षी को देख लीजिए, कितनी उनकी लाइफ कितने सुंदर प्रबंधित रहता है, कितने व्यवस्थित रहती है उनकी जिंदगी। इसलिए उनकी जिंदगी में तो कष्ट है, न दुख है, न आशाएं है, कोई कुछ नहीं है, न समस्या भी नहीं है। समस्या बस है तो जीवन के भाग दौड़ की ही समस्या है। और हमारे पास दिमाग है, भगवान ने उनको ज्ञान दिया है, इसलिए सारी समस्या हमारे पास है। इसलिए उसको प्रबंधित करने के लिए हम बस यही करते रहते हैं, व्यवस्थित होने के लिए अपने आप को प्रयास करते हैं। तो हमारे जिंदगी के बारे में हम देखें और प्रबंधन के बारे में देखें तो जिंदगी की हर एक पल को बर्बाद करने का काम हमारी है, और अगर बनाना चाहे तो हम बना भी सकते हैं। हम सब चाहते हैं कुछ कर ले, पैसा कमाए, सब चाहते हैं, चाहते सबकी इच्छा है। ऐसे कोई है जो नहीं चाहते पैसा? नहीं चाहते ऐसे कोई है? सबको चाहिए पैसा, खूब पैसा चाहिए। गौर गोपाल दास जी के एक मैं आज स्पीच सुन रहा था एक बार, बहुत सुंदर सी बात इंग्लिश में बोल रहे थे, मैं ध्यान सुन रहा था, समझ आ रहा था बहुत सारी बातें। गौर गोपाल दास जी बोलते कि भारतीयों का 2 लक्षण बहुत है। एक तो सबको पैसा कमाना है, और पैसा कैसे कमाना है स्रोत किसी को पता नहीं। क्यों पता नहीं है? क्योंकि वो वस्तु को यूज करता है, यूज करते रहता है, उसको वहीं पर छोड़ता नहीं है, इसलिए वो स्रोत ढूंढ नहीं पाता है। एक उदाहरण में कायम हुए, बोला कि एक बार एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा था, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे थे, जैसे आप लोग बैठे हुए बहुत सुंदर से सुन रहे हो। बोले कि टीचर पूछे, लड़के से पूछे कि एक लड़का है वरुण नाम को, बोलते कि बड़े होने पर क्या बनना चाहते हो, बताओ क्या करना चाहते हो, सबको पूछ रहा है। वरुण नाम के लड़का पूछा, चलो तुम बताओ। खड़े होते तो लड़का खड़ा हुआ बोलता, सर मैं 365 दिन होता है एक साल में, तो 365 गाड़ी होना चाहिए मेरे पास, रोज एक कार एक दिन उपयोग करता हूँ। साल भर में मुझको ये लगे कि मैं एक दिन एक ही कार उपयोग करता हूँ, 365 दिन में कार को डबल उपयोग करूँगा, इसलिए बहुत सारा पैसा चाहिए। ठीक है, कम से कम 5-6 तो बंगला होना चाहिए, ये भी ठीक है, और 20-25 नौकर होना चाहिए, इसलिए बहुत सारा पैसा चाहिए। टीचर को समझ में आ गया कि इसको पैसा चाहिए, पैसा कमाना चाहता है, हर कोई चाहता है, आप सब भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि पैसे से हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये भी हम जानते हैं। आपके पास 10,000 का पलंग हो
और नींद आया जाए ना आए तो पैसा का क्या मतलब हुआ? माइकल जैक्सन जाते हैं 70 लाख के बिस्तर में सोता था, 10 गोली खाता था नींद का, फिर भी नहीं सो पाता था, सिर्फ 2 घंटे सो पाता था। बोलो पैसा सुविधाई क्या? बिस्तर तो उन्होंने खरीद लिया लेकिन नींद नहीं। यहाँ तक दवाई खाने के बाद उनको नींद है। तो पैसा सब कुछ नहीं है। तो कहने मतलब मेरा है कि वो लड़का बोला कि सर मुझको इतने सारे पैसा चाहिए। वो समझ में आ गई कि इनको पैसा ही करना, पैसा में सारे चीज करेंगे, इनको पैसा चाहिए। एक लड़की पूजा नाम की लड़की बोले तुम क्या करना चाहते तुम बताओ। पूजा खड़ी हुई और सर बोलते सर मेरी एक ही ख्वाहिश है। बोले क्या? ये जो वरुण है ना उनके वाइफ बन जाओ बस। मतलब क्या समझ है? उनको भी पैसा चाहिए, बस अंदर इतने इनको साथ करना चाहिए और इसको मेहनत है ना थी, क्योंकि उसकी वाइफ बनने के बाद तो सारी संपत्ति को मांगी वही बन जाएगी। तो उनको पैसा चाहिए, बस वो शॉर्टकट चाहिए और ये मेहनत करें। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि मेहनत कैसे की जाए और पैसा कहाँ से आ जाए, कैसे लाया जाए, कि मुझको 365 कार मेरे पास हो जाए। अब इसी भाग दौड़ इधर उधर भाग रहा है तो समस्या तो आएगी जाएगी उनके पास। जितना हम भाग दौड़ करेंगे उतना ही हम थकेंगे और उतना ही थकेंगे उतना ही हम हारेंगे। हमारे हार के कारण हमारे एक ही हम थकते हैं और थकने का कारण हमारा भाग दौड़ है और भाग दौड़ व्यर्थ थका है। तब अब दूसरे गौर गोवर्धन जी क्या बोले, दूसरे बात बोले कि ये स्रोत नहीं ढूंढ पाते। पैसा भी उनको भी चाहिए, पैसा इनको भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन स्रोत कहाँ से है नहीं मालूम। बाकी लोगों की एक समस्या है और भारतीयों का खासकर इंडियन लोगों का एक समस्या है। हम मस्त नए कपड़े लेते हैं दीपावली में, ये हो सकते सब ये होती है, बहुत अच्छे कपड़े लेते पहनते हैं, साल में पहनते हैं। हम लोग तो क्या जब हम लोग बच्चे थे ना कुछ साल में या 2 साल में एक बार कपड़ा खरीदते थे और उस कपड़े को वैसे एक बार पहनने के बाद त्यौहार को पहनते थे और 2 दिन फिर से उसको रख देते अगले त्यौहार में पहनेंगे। मतलब कहीं गांव जाने बाहर जाने तब पहनते थे, कोई विशेष मड़ाई वगैरह हो गया तभी पहनते थे नए कपड़ा। आज दीपावली के खरीदेंगे उस दिन पहने, उसके दूसरे दिन पहने, एक दिन को बाद फिर पहनेंगे, रोज पहनेंगे और 2 महीने बाद उसको फेंक देंगे। ये है आज। लेकिन पहले के लोग और आज भी पुराने ख्यालात के लोग क्या करते हैं उसको देखो, कपड़ा नया हम खरीदते हैं, पुराने होने के बाद उसको डेली यूज के लिए रख देते हैं और फट गया कहीं पर छोटा मोटा फट गया तो बोलते रोको यार इसको फेंको, होली के दिन काम है, होली के दिन तक देते, लेकिन फेंक नहीं रहे। पहले कुछ दिन पहन देते हैं, अब डेली पहन रहे हैं और फट गया तो होली के दिन रहती। अब होली के दिन पहने दो दोस्त लोग के साथ होली खेले, कोई पकड़े कुछ इधर पकड़े, फट गया तो भी फेंक नहीं, रोको यार कुछ नहीं, कुछ गाड़ी पहुँचने का काम अब गाड़ी पहुँचते और टूट फट गया बोले कि मत फेंको भैया, सफाई करने के काम, पोछा लगाने का काम है। पोछा लगाते लगाते और एकदम बारीक बारीक फट गया, बोले कि रुको चिमनी की बाती बनाने के काम है, देखो हम ये यूज करते हैं, लेकिन स्रोत नहीं ढूंढ रहे हो। एक बार हम खरीदे तो है, उसका ही यूज करते जा रहे हैं, उसको बदलते जा रहे हैं उपयोग करने के, लेकिन हम उसको अब दूसरे देश वाले क्या करते हैं, एक बार यूज किए फेंक दिए। उनको मालूम है ऐसे में 10 शर्ट और खरीद सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे कमाने के घर यहाँ पर स्रोत है और स्रोत को और बढ़ा सकता हूँ। हमारे प्रबंधन में यही नहीं है। पैसा कमाने की हम सबका ख्वाहिश है, ख्वाब है, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे स्रोत बनाया जाए, इसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं। और एक छोटी समस्या आ गई तो उसी को लेकर हम रोते भी हैं। एक लड़का है मोबाइल एकदम नया वाला मोबाइल है, किसी को बोला कि मोबाइल लेना है तो मोबाइल लिया वो, और मोबाइल लेने के बाद उनके उसमें सिम नहीं मिलता है, रहता है कैसे नहीं रहता। अब सिम कार्ड वाले के पास गया, सिम कार्ड वाले बोलते हैं भैया मैं एक मोबाइल लिया हूँ, मुझको एक सिम कार्ड दो। दुकान में बोलता है अच्छा मोबाइल लियो, सिम कार्ड चाहिए, आधार कार्ड है नहीं, तो जाओ पहले आधार कार्ड बनाओ। अब वो लड़का आधार कार्ड बनाने के चॉइस सेंटर पहुँच गया, वहाँ पहुँचा तो बोलता है मुझको आधार कार्ड बनवाना है, तो चॉइस सेंटर वाला बोलता है कि आपके पास मोबाइल नंबर है, पागल होगी सोचिए मोबाइल पहले आएगा कि आधार कार्ड पहले आएगा। देखो अब बताइए तो कोई समाधान है कि नहीं है? क्या समाधान है? आपको वैसे ही करना है, आपको मोबाइल सिम लेना है और सिम के लिए आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड आपके पास नहीं, आधार के पास जाता है तो मोबाइल नंबर बनकर क्या करेंगे आप?
क्या है, समस्या का समाधान है? नहीं है। कितने लोग हैं है वाले? समस्या का समाधान पैसा क्या है बताइए? पहले पापा का नंबर देंगे, दूसरा उसको अपडेट करा देंगे। ये है, पापा मोबाइल नंबर लो, अपना आधार बनाओ, ठीक है। आप अपने आधार बनने के बाद नंबर लो और उसके अपडेट करा के अपने नंबर से मिला लो। ये समस्या का समाधान है। मेरे ये बताने का मतलब ये है कि ये समस्या के विषय हम उलझ जाते हैं। सामान्य जो व्यक्ति होते हैं यही उलझते हैं, यही पर उठ जाते हैं यार, इसका कोई समाधान नहीं। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं ये समस्या कुछ ही नहीं है, वो समस्या को ढूंढना शुरू करते हैं और समस्या का समाधान ढूंढना करते हैं और वो ढूंढता है और आगे बढ़ता है। और समस्या का समाधान कहाँ पर है, चलो बताओ। आपकी समस्या का समाधान कौन करेगा? कौन करेगा? आप करेंगे। आपसे बेहतर कोई किसी को पता नहीं कि आपकी इतनी समस्या क्या है, कैसे होना चाहिए और कैसे उनका समाधान है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानेंगे। अगर आप दूसरे के पास जाएंगे तो आपकी बात को तो सुनेंगे ही, लेकिन आपके मजाक उड़ाएंगे और खिल उड़ाएंगे और कुछ समय के बाद आप मजाक की बात करेंगे, बस करेंगे। मतलब मेरे यहाँ पर ये बात बताने का मतलब क्या है, हमारी समस्या के समाधान हम है, कोई और नहीं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, याद रखते, एक गांव में चौक में एक महात्मा आया तो लोगों की एक संदेश पहुंच गया सर के पास, यार वो आए, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा महात्मा है, वो तो सबकी समस्या का समाधान कर देता है। जाओगे कुछ बताओ इस समस्या को, तो वो तो समस्या का समाधान बता देता है, सबकी समस्या दूर कर देता है। सबको ये खबर पहुंची, सबके खबर पहुंचने के बाद सबके सब वहां पर आने के लिए सुबह सबके सब पहुंच गए। आज मैं ही जाऊंगा, क्योंकि जब हम अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में समस्या ढूंढने पर निकलते हैं ना, बहुत सारी समस्या आ जाती है और उसको इग्नोर करना शुरू करोगे तो पता नहीं चलता है आप आगे बढ़ जाते हो। होता है कि नहीं होता है? आपके पास बुक नहीं है, पुस्तक नहीं है, रोते बैठोगे तो वहीं पर रुक जाओगे। पुस्तक, बिना पुस्तक और कापी अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूँ कहीं से तो आगे भी बढ़ ऐसे ही। तो वहां पर सब के सब इकट्ठे हो गए। सुबह देखे तो अरे महात्मा चौक, अरे ये सब इतनी भीड़ कैसे? पूछे कैसे? सर महात्मा जी सुने थे कि आप सबकी समस्या का समाधान करते हैं, पता चला तो मिला। तो इतने अच्छा लोग बोले सबके पास समस्या, इतना लोग आ गए। अब उनके पास समस्या, उनके समस्या का समाधान कैसे करें? बेचारों परेशान, दिमाग लगाए होते हैं, काम करो, अपनी समस्या को कागज में लिखो और एक टोकरी है तो इस टोकरी में डाल दो, लिखिए, मोड़ दो और डाल दो। सब के सब कागज निकाला, लिखना शुरू कर दिया और लिखते लिखते सब मोड़ के उसमें रख दिए। शर्त एक है, डालने से पहले शर्त सुन लो, तुम जो अपनी समस्या को लिखोगे और पर्ची बना के इस टोकरी में डालोगे और डालने के बाद उस समस्या को, उस पर्ची को ऐसे तुम्हें हिला दूंगा, हिलाने के बाद एक पर्ची तुमको उठाना पड़ेगा और उस पर्ची में जो भी लिखी हुई समस्या वो तुम्हारी होगी और उस दिन तुम्हारी समस्या चला जाएगा। मतलब किसी भी पर्ची तुमको मिल सकता है ना? नहीं, किसी भी पर्ची तुमको मिलेगी, उसमें जो लिखा हुई समस्या वो तुम्हारी हो जाएगी। जब ऐसे बोलेंगे तो सब के सब बिना उस टोकरी में समस्या डाले चले गए। मतलब अपनी समस्या का समाधान अपने पास है, दूसरे की समस्या से हमारा समस्या का समाधान नहीं है और इसको हम नहीं जानते हैं, इसलिए तकलीफ होते हैं, इसलिए हम परेशानी होते हैं, इसलिए समस्या रोकते हैं। हमारी समस्या का समाधान हम नहीं है भाई, कोई और नहीं है। ये तो महात्मा तो सबका कर देता, बोले कि तुम्हारा तो चला जाएगा लेकिन दूसरे का आपको मिल जाएगा, बस इतना ही बोला। सबके सब अपने पर्ची पकड़ के वापस ले, सबकी समस्या कहाँ चला जाएगा, ये एक बात है। अब दूसरी बात और बात करें तो एक और बात, हम लोग की एक और बात है, अगर वाकई प्रबंधन की बात करें तो हम व्हाट हाउ उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी चीज़ करना है तो कैसे क्या करें ये भी हम करते हैं, कैसे करें करते हैं, लेकिन क्यों करें इसके ऊपर बात नहीं करते, भाई के ऊपर बात नहीं करते हैं। जिस दिन भाई के बारे में बात करना सीख गए उस दिन समस्या का समाधान करना सीख गए। व्हाट क्या करना है ये जानते हैं, हाउ ये भी जानते हैं, कैसे भाई नहीं समझ पाते। एप्पल बहुत महंगा फोन बनाता है, कहते हैं, लेकिन लोग खरीदते भी है और ऐसे बाजार में ऐसे ही मिलता भी नहीं है, कहीं पर भी मिलता नहीं है, लेकिन वो कम बनाता है और महंगा बेचता है। लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं और उसको उपयोग भी करते हैं।
उसका सारे सामान मोबाइल में कई जो भी सामान बनाते होंगे एकदम यूनिक बनाते हैं। वो वही सोचा कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊं कि लोग उसको खरीदे और उसको बराबर उपयोग कर सकें, भले वो महंगा हो, भले कम बिके, लेकिन वो उनका वाई क्लियर था। मैं ऐसी चीज़ बनाऊं कि लोग उपयोग करें, अच्छा से उपयोग करें, उनके पास शिकायत करने का मौका न मिले। वो वाई को मिला। मोबाइल तो सबने बनाया, भाट सबके पास है, कैसे बनाना है सबके पास है, कैसे बनाना है सबके पास, लेकिन भाट किसी के पास नहीं है। और जिस दिन हम भाई क्यों के लिए हम लोग काम करना शुरू करें, मुझको पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है। अगर मैं यही समझ गया मुझको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं भैया, मैं तो एक अच्छे इंसान बन जाऊँ इसलिए पढ़ा, बस इतना ही ख्याल रखने से वाकई में आप बढ़ सकते हैं। लेकिन यही समस्या के कारण हम नहीं बढ़ पाते। तो प्रबंधन का मतलब है कि हम अपने आप को व्यस्त करें। मैंने एक बात वहाँ पर कही थी कि जिंदगी के हर एक पल का अगर बर्बाद हो रहा है तो उस पल को बर्बाद करने वाले हम ही है। 24 घंटा मैंने बताया है ना, होता ही नहीं होता है। 24 घंटे में कितने समय तक मोबाइल आप देखते पता देखते हैं? मोबाइल कितने लोग देखते हैं? चलो ठीक है, व्हाट्सएप देखते हो, मैसेज के लिए स्कूल के कॉलेज के मैसेज है तो कोई बात नहीं। उसके अलावा रील कितने लोग देखते हैं? रील मैं देखता हूँ जो, अब बता रील नहीं देखते कोई? देखते हैं कई बार आधा घंटा, कई बार 5 मिनट, कई बार आधा घंटा, कई बार 1 घंटा। अब जितने घंटा तुम रील देखे वो तुम्हारे जिंदगी के उतनी होगी बर्बाद होगा। किसने बर्बाद किया? प्रबंधन हमारा क्या है? हम मोबाइल उतने ही देखें जितना जरूरत है। प्रबंधन उतने ही देखो भाई। उस रील को हम क्या मतलब है, कोई आता है कुछ हो जा करके चला जा रहा है, उसको हम देख रहे हैं और हंस रहे हैं, उसी को देखते हैं ना। कुछ भी बोल रहा है वहाँ पर मोबाइल में और उसको हम देखते हैं और हंसते हैं, या हंस रहे तो जबरदस्ती उसको ऐसा स्लाइड कर देते, स्वाइप कर देते, बस आगे बढ़ा देते। कुछ भी नहीं मिलता उस वक्त के लिए हम अपने कीमती समय को, अपने लाइफ के बहुत बहुमूल्य समय को एक रील को ऐसे करने में हम निकालते कि नहीं निकालते। जितने समय हम मोबाइल में खराब मतलब सिर्फ रील देखने के लिए मिलता है, उतने समय हमारा बर्बाद हो गया। उस बर्बाद होने के कारण भी हानि है कि हमारा अच्छा प्रबंधन नहीं है। वाकई में अच्छा प्रबंधन करना है तो उसी मोबाइल का और एक उपयोग कर लीजिए। आपके अपने कोर्स के बाद ढूंढ लीजिए, सर्च कर लीजिए और पढ़ लीजिए। कोर्स समय से ही एक सामाजिक बात उस पर ढूंढ लीजिए जो समाज में काम आ जाए, उसको मत ढूंढिए। आपकी रुचि किस में है उसको ढूंढ लीजिए। आपकी रुचि सिंगिंग में है तो सॉन्ग सुन लीजिए। आपकी रुचि स्पीच देने में है तो स्पीच सुन लीजिए। आपकी रुचि किसी और चीज में है तो उस चीज को करके देख लीजिए। लेकिन रील देखने के बाद आपको कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा जिसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। बस एक ही काम कर सकते हैं कि आपकी रील बना ली और एक स्टार बन जाओ, और कुछ नहीं कर सकते। आपको रियल स्टार बनना है, रील की स्टार। ठीक है, रियल स्टार बनने के लिए काम करिए। लोग आपके पीछे भागे। क्रिस गेल जानते हो ना? क्रिस गेल सुने हो ना? कितने लोग जानते हैं? एक क्रिकेटर है, वहाँ क्रिकेटर है क्रिस गेल। दिखने में स्मार्ट नहीं है, इतना बड़ा दांत निकला हुआ है, ऐसे बाल ऐसा है, लेकिन सिक्स मारता है, लाखों लोग जीवन हो जाते हैं। दिखने में स्मार्ट नहीं है बिल्कुल, और हम स्मार्ट बनने का प्रयास करते हैं और वो स्मार्ट नहीं है। सिर्फ एक सिक्स मारते हैं, उनके पीछे लाखों लोग पहुंच जाते हैं। हजारों लड़के आत्मराम लगी उनके पीछे पीछे घूमते हैं। कारण क्या है? उन्होंने एक सिक्स मारने की हजारों बार प्रैक्टिस किया। एक सिक्स मारने के लिए हजारों बार प्रैक्टिस किया, तब कहीं जाके मैदान में एक सिक्स मारता है। एक सिक्स मतलब होता है वो 6 रन एक बार में बना दिया। अगर उनको टारगेट करने 300 रन का टारगेट करना है तो 300 रन टारगेट करने के 300 बार ही होता है उनके पास। उनने एक बार में 6 मार दिया तो एक बार में 6 रन बन गया। और 294 बार में अब 294 रन बनाना है। कितना बेनिफिट हुआ। और वही काम करने के हजारों प्रैक्टिस किया है। बिल्कुल चेहरे सुंदर नहीं है, लेकिन अपने अच्छे कार्य से लाखों के लिए हो रहता है। ये होता है जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो लोग आपके पीछे दौड़े। मैं कहने का मतलब ये कि आप रियल हीरो बनने के प्रयास करिए। रील में हीरो बनने के बजाय रियल हीरो बनने का प्रयास करेंगे तो लोग आपके पीछे दौड़ेंगे और आप आगे रहेंगे।
आपके पीछे दौड़े, बल्कि आप दूसरे के पीछे में दौड़े, उसके बजाय आप दूसरे को अपने पीछे दौड़ा दीजिए। ये प्रबंधन कोई भाव, मतलब हम सहयोग क्यों करेंगे, और सहयोग क्यों नहीं करेंगे तो फिर जैसे बाकी लोग वैसे हम लोग हो जाएंगे। क्या है इसमें नए क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है ना भाई। तो ये हम करें, हमको अपने चेहरे में स्माइल डालना है, अपने लिए सेल्फ का स्माइल, ना कि सेल्फी लिए ऐसे कहते हैं सेल्फी, तब उससे मुस्कुराते हैं। इतना टेंशन में रहेगा आदमी, बोले सेल्फी सर, बोले सब के सब मुस्कुराना शुरू करते हैं, सेल्फी स्माइल करते नहीं करते हैं सेल्फी। अगर एकदम टेंशन में दो लोग झगड़ा भी हो गया, वहीं पर जाकर सेल्फी ऐसे कर दो, सब बदलो शुरू कर देंगे, है ना, होता ही नहीं होता है। लेकिन सेल्फ स्माइल नहीं करते, तो आप ऐसे काम करिए जिसमें सेल्फ की स्माइल हो, अपनी स्माइल हो, अपने चेहरे की स्माइल के लिए आप काम करिए, न कि सेल्फी के लिए करिए। तो हम यही आज के समय में एक नई बीमारी ये सब मिली है हमको, उसी के पीछे भाग रहे हैं। उस बीमारी को छोड़िए, वास्तविक रियल जिंदगी जिए, और कोई प्रबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप स्वयं प्रबंधित हो जाएंगे। और आपको देखकर हजारों लोग प्रबंधित हो जाते हैं। जिस दिन आप अच्छा करना शुरू करते हो, दिन लोग आपको वॉच करना शुरू करते हैं और आपके जैसे होना चाहते हैं। आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, देखो आप दूसरे के प्रबंधक बनते हैं, कैसे बनते हैं। एक बार याद करके देखिए, जब आप कक्षा पहले में थे तो हो सकता है आपके साथ 20 लोग रहेंगे, किसी के में 30 लोग रहेंगे, किसी में 10 रहेंगे। 5वीं तक तो सभी लोग थे, 6वीं के बाद कुछ लोग निकल गए होंगे, हुआ था कि नहीं हुआ था। 7वीं बाद फिर कुछ लोग निकल गए होंगे, और 8वीं 9वीं पहुँचते पहुँचते आप 10 ही लोग पहुँचे। 20 में से कितने पहुँचे? 10 पहुँचे। और 10वीं पहुँचते पहुँचते 5 फिर से निकल गए। सिर्फ कक्षा फर्स्ट से आप 20 लोग में से कितने बचे? 5। और उस 5 में से 12वीं पहुँचे 3, और उस 3 में से 2 पहुँचे कॉलेज। और उसी एक बच्चा पहुँचा जो कॉलेज पास करके कश्यप सर जैसे प्रोफेसर बना, उन्हीं को याद कर रहे हैं। बाकी कहाँ गए किसी को पता नहीं। और उसी को अक्सर देखते हैं सर, लोग इसी को देखते हैं, सर कैसे बने प्रोफेसर, वो प्रबंधक बन गए दूसरे का, वो ज़्यादा प्रबंधित नहीं किया अपने आप को, लेकिन अब दूसरे के लिए प्रबंधक बन गए। लोग उसको वॉच करते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, कार में आते हैं, नहीं आते हैं, क्या होता है सबको। अगर सर कुछ गलत भी करेंगे तो लोग गलत को भी याद करेंगे, अगर उसको गलत किसी को भागे तो गलत वो भी करना शुरू करेंगे। मतलब जो आइडियल होते बड़े होते हैं उनको सब फॉलो करते हैं। अगर मैं गलत बोलूँगा ना, और गलत बोल किसी को हंसा दे तो लोग गलत बोलने की हंसाना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम आइडियल ऐसा नहीं कि लोगों को काम आ जाए, उनकी समस्या को समाधान करने वाले हम प्रबंधक बन जाए, ये हमारा प्रबंधन होना चाहिए, है ना। मैं एकदम साइंटिफिक, एकदम कैलकुलेटेड चीज़ नहीं बता रहा हूँ, एक व्यवहारिक चीज़ नहीं बता रहा हूँ। व्यवहारिक चीज़ हम कर सके जो हमको लाभ पहुँचाए, हमको आगे पहुँचाए, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। इसके थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय होगा 4 बजे, और 4 बजे से पहले मुझको वहाँ पर बुलाए हैं। आज सर संचालन करने को बोले थे, लेकिन मैं बोल के आया था कि मैं संचालन तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ बहुत पहले समय मिला था, सर फोन किए थे कश्यप सर, तो मुझको लगा था दूसरे चीज़ के लिए फोन किया, ऐसा लगा जी फोन किए इसके लिए, लेकिन सर बोले कि नहीं सर लेकिन आना है, तो मैंने हाँ बोला। और आप सब एकदम कॉलेज की स्टूडेंट लग रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे में जो चंचलता होती है वो चंचलता नहीं है, बल्कि एकदम शांत धैर्य। सूरज डूबने के लिए जा रहा था, लेकिन आप लोग को परेशान करके जा रहा था। जैसे जैसे सूरज नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे धूप आप लोग के ऊपर आ रहा था। डायरेक्ट नहीं, परेशानी हो रही थी, फिर भी उस परेशानी में आप अपने आप को बचा करके अर्थात अपने आप को अभी भी इधर रख के रखें, शांत करके रखें। यही प्रबंधन से और कुछ प्रबंधन नहीं है। संकट के समय भी अगर मैं हंसते रहूं, संकट के समय भी अगर मैं अपने आप को तैयार रखूं, संकट के समय भी मैं अपने आप को मजबूत रखूं, यही प्रबंधन है, यही मंत्र है। इसके थोड़ा कोई मंत्र नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद, आप सब ने आमंत्रण दिए, कश्यप सर और उनकी दूसरे टीम के साथी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत समय तक शायद मुझे लगता है बोल रहे हूँ, इसलिए एक परिणाम करता हूँ। NSS Club goes to बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई हम जीवन की दिनचर्या को प्रबंधित करके अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। समस्याओं से हमें उलझना नहीं चाहिए, हर समस्या का समाधान जो है स्वयं के पास ही होता है।
इसी के साथ मैं अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही मैं उद्बोधन के पश्चात आभार प्रदर्शन के लिए आज के कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी श्री विजय कुमार सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आए और समस्त अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के 7 दिवसीय विशेष शिविर में हम सभी के बीच आज उपस्थित श्री R.D. साहू सर, व्याख्याता शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मैडम श्रीमती मंजुलता साहू जी, हमारे प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और हाई स्कूल के प्राचार्य तांगे सर जी, जेएम सर जी और निवर्कर मैडम जी, आप सभी हम लोगों के बीच आए और आप लोगों ने अपने आशीर्वचन हम सभी को प्रदान किया। निश्चित ही आप सभी के मार्गदर्शन में हमारे स्वयं सेवक जो है वो जीवन में आगे बढ़ेंगे, उनको जीवन में एक दिशा मिलेगी, ऐसी मैं आशा उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हम सभी को दिया, अपना बहुमूल्य समय देकर के आप हम सभी के बीच उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। NSS Club goes to